साथियों नमस्कार। लोनिया केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले क्लास में अपन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, समायोता, और समायोता में अपन ने जो स्ट्रक्चरल आइसोमर थे जिनमें टोटोमेरिज्म था, आपका फंक्शनल ग्रुप था, चेन था, मेटामेरिज्म था, ये सब अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन बात करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स की, त्रिविम समवायु की। उससे पहले आपको दोबारा व्यू देता हूं मैं। देखो, अपन ने देखा था, अपन आज शुरू करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री, और इस स्टीरियो केमिस्ट्री का मीन्स हुआ त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन, देखो अपन ने बात की थी समवायु की, ठीक है, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, त्रिविम समायोता बोल सकते हो। तो समायोता क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहला जो लेक्चर था समायोता का, वहां पर मैंने बोला था आपको कि जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आपके अणुसूत्र सेम होते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आज अपन जिसकी बात करने जा रहे हैं त्रिविम रसायन की, उससे पहले आपको बताता हूं। देखिए, अपने पास में जो आइसोमेरिज्म थी या समायोता थी, वो दो प्रकार की थी, शायद जानते हो आप। और पहले प्रकार की अपन ने पढ़ी थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसी को अपन ने बोला था संरचनात्मक समावयवता। और अपन ने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा था, तो अपन ने पढ़ी थी चेन आइसोमेरिज्म इसी में, और फिर अपन ने पढ़ा था चेन के बाद में पोजिशनल आइसोमेरिज्म, स्थिति समायोता। तीसरे अपन ने बात की थी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मीन्स क्रियात्मक समूह है समाविधि की बात की थी। और फिर अपन ने यहां देखा था मेटामेरिज्म, मध्यावयवता, और लास्ट में अपन टोटोमेरिज्म की बात की थी। और इसी टोटोमेरिज्म को आप क्या बोलते हो, डेस्मोट्रोपिज्म कहते हो। ये तो अपन ने बात की थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आज अपन बात करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, त्रिविम रसायन पढ़ेंगे, और उसी में क्या पढ़ेंगे अपन, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। चलिए देखना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये दो प्रकार के होते हैं आपके। एक तो आपका होता है कॉन्फ़िगरेशनल और एक आपका होता है कन्फर्मेशनल। देखना, इसमें एक तो अपन पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशनल, और यहां अपन पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसको बोला जाता है विन्यासी समावयवता, और इसको बोलते हैं संरूपण समावयवता। ठीक है, ये आपका हो गया कॉन्फ़िगरेशनल। और कॉन्फ़िगरेशनल में अपन पढ़ेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और एक अपन पढ़ेंगे इसमें ज्योमेट्रिकल के बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहां पर एक बात और करेंगे अपन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये आप जानते हो, जैसे आपने पढ़ा होगा सिस ट्रांस एल्कीन में, हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था आपने एल्कीन में सिस ट्रांस, तो वो ये यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहाँ पर एक सिस ट्रांस होता है, एक आपका सिन पढ़ेंगे, एक होता है इजेड नोमेनक्लेचर के द्वारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पहचान करना। और अपन एक बात करेंगे यहाँ पर एजो कंपाउंड्स है, ठीक है, और साइक्लिक कभी कभी देखने को मिलता है। फिर यहां पर बात करेंगे दूसरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसी को बोला जाता है प्रकाशिक समावयवता।
अब इसी में अपन दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक तो वो पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है इनेंशियोमर। इनेंशियोमर जानते हो क्या होता है? जो अपने दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, यानी एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, इनको बोला जाता है प्रतिबिंब समावयवी। ये क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं। पढ़ेंगे विस्तार से इनके बारे में जब बात करेंगे तो। और एक अपन पढ़ेंगे डाई स्टीरियोमर के बारे में। और ये क्या होते हैं? अप्रतिबिंब समावेवी, मींस से एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होंगे। ये हो गए आपके अप्रतिबिंब प्रतिबिंब समावेवी, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होंगे, उनकी बात करेंगे। तो इस टेबल को आप नोट कीजिए। फिर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कर लिया नोट? चलिए अब बात करेंगे अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए यहां पर अपन स्टीरियो आइसोमर्स की बात करेंगे तो आपको ध्यान देना है, जैसे अपन आइसोमर पढ़ा था, आइसोमर में अपने पास में एक चीज आ रही थी निकल के कि वहां पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो सेम था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, लेकिन वहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका क्या था? डिफरेंट था। और उसके साथ में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी, वो क्या थी? आपकी डिफरेंट थी। देखिए यहां अपन बात करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। पहले तो क्या होती है इसकी बात कर लेते हैं। स्टीरियो जो केमिस्ट्री होती है वो एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, जो डील करती है किसको? यह बताती है अपने को कि किसी भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जो एटम्स आपके उपस्थित है, चाहे ग्रुप की बात कर ले चाहे एटम की बात कर ले, तो उनका 3D स्पेशल अरेंजमेंट कैसा है, उनकी आकाश व्यवस्था कैसी है, उनके बारे में बात करते, उसी को आप क्या बोलते हो? स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हो। अपना टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ध्यान से देखना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मींस क्या होता है। देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मींस हुआ, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। समझ रहे मेरी बात को? चलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करेंगे, यहां लिखता हूं फॉर्मूला। इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? सेम होगा। लेकिन जो आपका 3D अरेंजमेंट है, और इसी को बोला जाता है स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट इसका मतलब आकाशीय व्यवस्था। किसकी आकाशीय व्यवस्था की बात करूंगा मैं बात करूंगा यहां पर आकाशीय व्यवस्था। कोई एटम्स हो सकते हैं आपके, या कोई ग्रुप ऑफ एटम लगे हुए हो सकते हैं, उनकी बात करूंगा। तो उनका जो 3D अरेंजमेंट होगा वो आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। इसी को आप क्या बोलते हो? स्टीरियो आइसोमर्स। और ये समायुक्ता क्या कहलाती है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यानी कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र दोनों समान हो, लेकिन उनमें उपस्थित कोई परमाणु या परमाणुओं के समूह की जो आकाशीय व्यवस्था होती है, या उनकी जो 3D अरेंजमेंट होती है, वो आपको भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। इसी को आप क्या बोलते हो? स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। वे आपस में समावेशी होते हैं, उनको स्टीरियो आइसोमर्स बोला जाता है। और इसे कहते हैं, इस प्रकार की जो परिघटना होती है उसे बोला जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलिए ये बात शायद आप सबके समझ में आ गई। यदि ये समझ में आ गई तो अब आगे की बात कर लेते हैं। देखना, जो आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, और अभी अपन ने लिखा भी था। देखिए यहां पर
अपन पढ़ते एक तो आपका कॉन्फ़िगरेशनल और एक आपका क्या पढ़ते हैं, कन्फर्मेशनल पढ़ते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं दोबारा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, देयर आर टू टाइप्स। एक आपका हो गया कॉन्फ़िगरेशनल विन्यासी समावेशी, और एक आपका हो जाएगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसी को बोला था अपन ने विन्यासी समावेशी, और इसी की अपन बात करेंगे तो ये क्या हो गया, संरूपण समावेशी। चलिए देखना, विन्यासी का मतलब क्या होगा, विन्यासी का मतलब इनका विन्यास है वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। डिफरेंट कैसे मिलेगा, देखना, जैसे कोई डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड के यदि अपन एक्रॉस देखते हैं तो इसको रोटेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है वो आपका उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब हुआ प्रतिबंधित घूर्णन वहां पर उपस्थित होता है। इस कारण यहां पर डबल बॉन्ड में क्या होगा, यदि आप उसमें रोटेशन कराओगे तो पाई बॉन्ड आपका वो ब्रेक हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो जो कन्फर्मेशन आइसोमर होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग होते हैं। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड के सापेक्ष से किसी मॉलिक्यूल को अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, क्या रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होंगे, इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो पुराने बंध टूटेंगे और नए बंध का निर्माण होगा और उसमें ऐसी घटना नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनको विलगित नहीं कर सकते। विस्तार से पढ़ेंगे आपके सब चीजें समझ में आ जाएगी। विलगित इसलिए नहीं कर सकते, सिग्मा बॉन्ड है वो एक दूसरे में से इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, ऐसे इंटर कन्वर्ट हुए, ऐसे इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। इंटर कन्वर्ट होने के कारण रूम टेम्परेचर पर इनको अपन अलग नहीं कर सकते, जबकि इनको क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। इसके लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। शायद आप समझ गए मेरी बात को, मैं लिखा दूंगा अंतर। अभी केवल आपको ध्यान देना है इसमें कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, इसमें मैंने बात की थी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, और अपन ने यहां पर बात की थी ऑप्टिकल आइसोमर्स की। अब देखना, ध्यान से सुनना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में करवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामिति समवयवता, इसकी बात करेंगे। लगाइए हेडिंग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसी को बोला जाता है ज्यामिति समवयवता। ज्यामिति समवयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपको कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, इस कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब यहां क्या उपस्थित है, सिग्मा बॉन्ड उपस्थित है। और सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण यहां पर इस मॉलिक्यूल में या यहां पर जो एटम्स है, ये जो बॉन्ड है, इसमें रोटेशन हो सकता है। समझ गए, एक कार्बन को स्थिर करो और उससे जो एटम्स उड़े, अब आप इसको घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट करने लग जाएगी। तो यहां पर फ्री रोटेशन आपको क्या मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। शायद ये बात आप समझ गए। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड के कारण आपको मुक्त घूर्णन देखने को मिलता है। लेकिन अपन बात करने जा रहे हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के मध्य, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड होने के कारण यहां एक सिग्मा बन गया, एक क्या बन गया, यहां पर एक पाई बन गया। डबल बॉन्ड का मींस यही हुआ, उसमें एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा आपका पाई बॉन्ड। ठीक है, इस पाई बॉन्ड के कारण क्या हो जाता है, इस मॉलिक्यूल में आ जाता है जिसको आप बोलते हो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और इसी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को बोला जाता है प्रतिबंधित घूर्णन। ये आपका हो गया प्रतिबंधित घूर्णन।
इसका मतलब यदि इसके सापेक्ष आप किसी मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करोगे तो रोटेट करने के कारण पाई बॉन्ड यहां से आसानी से टूट जाता है। वो कैसे टूट जाता है उसके बारे में बताता हूं, क्योंकि यहां पर जो कार्बन एटम होता है वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। देखना, देखो जैसे ये मॉलिक्यूल है मेरे पास में, आप सब जानते हो यहां हाइड्रोजन एटम जुड़ी हुई है इस कार्बन से, और यहां आपका कार्बन है, यहां आपका क्या है, कार्बन। इसका मैं बनाता हूं ऑर्बिटल डायग्राम, कक्षीय आरेख बनाता हूं। तो देखिए आपको पता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है। इसका मतलब इसका p कक्षक खाली होता है, और कार्बन के मध्य जब अतिव्यापन होता है, अतिव्यापन होने पर यहां पर आप किसके p कक्षक भाग लेंगे, इस वाले यहां हो रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। फिर देखना ये हो गया आपका p कक्षक, इधर p कक्षक हो गया, इधर आपका p कक्षक हो गया, और ये आपका p कक्षक होगा। अब यहां पर देखो क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहां पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका होता है गोलाकार, होता है स्फेरिकल शेप होता है, इस कारण मैंने इसको इस प्रकार दर्शा दिया। यहां पर हो रहा है अतिव्यापन, यहां भी क्या उपस्थित है आपका हाइड्रोजन, और यहां भी आपका क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन। समझ गए मेरी बात को, चलिए इसके मध्य और इसके मध्य, इसका मतलब इस अक्ष पर अतिव्यापन हो रहा है, जिसको आप क्या बोलते हो, अक्षीय अतिव्यापन कहते हो। समझ गए, यानी इस प्रकार जुड़ रहे हैं, ये अतिव्यापन होता है, इसको बोला जाता है अक्षीय अतिव्यापन। और जब भी कभी अक्षीय अतिव्यापन होगा तो उसमें हमेशा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, यानी सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। जब बात करेंगे पार्शियल अतिव्यापन, ये तो यहां पर साइड से ओवरलैप होती है। आई बात समझ में, उसी को आप क्या बोलोगे, पार्श्वीय अतिव्यापन बोलोगे, कोलेट्रल। समझ गए, कोलेट्रल का मतलब वहां पर पार्श्व अतिव्यापन द्वारा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। देखिए कैसे, इसका p कक्षक ये p ऑर्बिटल हो गया, इसका p ऑर्बिटल ये हो गया, और इसका p ऑर्बिटल ये हो गया। यहां तक किसी प्रकार की सारी समस्या नहीं है। तो यहां पर जो अतिव्यापन हुआ, यहां कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब पाई बॉन्ड यहां बनेगा, और आपका ये पाई बॉन्ड यहां बनेगा, ऊपर नीचे बना, ये बन गया यहाँ पाई बॉन्ड, और यहाँ क्या बन गया आपका पाई बॉन्ड बन गया। अब देखो आप यदि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो यहाँ पर क्या है, क्या आएगा निकल के, हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इधर भी हाइब्रिडाइजेशन निकल के क्या आता है, sp2, यानी यहां पर अतिव्यापन हो रहा है sp2 अतिव्यापन हो रहा है। ये सिग्मा बॉन्ड इधर पाई बॉन्ड हो गया, और इसको आप क्या बोलते हो, त्रिकोण समतलीय। ये शेप क्या होगी आपकी, ट्राइगोनल, या इसको बोल सकते हो ट्राइएंगुलर बोल सकते हो आप, प्लेनर, और इसी को बोला जाता है त्रिकोण समतलीय। ये आपकी होगी त्रिकोण समतलीय। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा बॉन्ड एंगल भी देख सकते हो, यहां पर कितना होगा, 120 डिग्री होता है त्रिकोण समतलीय यदि आकृति हो तो। देखना ऊपर आपका पाई बॉन्ड है, इधर भी पाई बॉन्ड है। अब देखो क्या होगा, इसको मैंने पकड़ा, इसको रोटेट करवाया ऐसे। अब देखो रोटेट करवाने के कारण यहां पर क्या हो जाता है, आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ध्यान से सुनना, इसको रोटेट करवाने की कोशिश करोगे तो ये आपका जो पाई बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। इसी कारण यहां पर आप क्या बोलोगे, क्या पाया गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया गया। और इसी को क्या बोलते हो आप, प्रतिबंधित घूर्णन कहते हो। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, या इसी को बोला जाता है प्रतिबंधित घूर्णन। प्रतिबंधित घूर्णन का मतलब इसमें घूर्णन संभव नहीं है, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। रोटेशन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड की ब्रेक हो जाती है। ये बात समझ गए आप। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आपके इजी हो गया। देखना, ये यदि आपने बना लिया तो इसको मिटा देता हूं मैं। अब आगे की बात करेंगे।
देखिए ध्यान से देखना मेरी बात को। क्या करते हैं, मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूं, एक प्रयोग बताता हूं। जैसे मैंने क्या लिए, दो गत्ते लिए, मान एक गत्ता ये लिया और एक गत्ता यहां पर ये लिया। समझ गए मेरी बात को? मैंने यहां पर लगा दी कील, ये कील लगा दी और यहां कील लगा दी। ठीक इसी प्रकार मैंने इधर कोई कार्डबोर्ड लिया और इसी कार्डबोर्ड में मैंने एक कील लगा दी, यहां पर लगा दी कोई कील। अब देखना, इस कील के द्वारा आप एक चीज समझ सकते हो, ये पाई बॉन्ड है, ऐसे मान के चलो जो कील है आपकी, और यदि इसको मैं स्थिर कर लूंगा एक कील को, और फिर इस गत्ते को यदि घुमाने की कोशिश करूंगा, तो आप मेरे को एक बात बताइए, ये गत्ता घूम जाएगा क्या? रोटेशन होगा क्या इसमें? नहीं होगा, क्योंकि देखो स्थिर हो गई ना ये, इसको यहां से आप रोटेट करोगे, एक कील आपने स्थिर पकड़ ली और फिर इसको रोटेट करवाने की आपने कोशिश की, इसका मतलब है ये रोटेट नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या है, आपका रोटेशन नहीं होगा, और रोटेशन नहीं होने का कारण क्या हो गया, इसमें एक प्रतिबंधित घूर्णन आ गया। ये जो घूर्णन आया वो प्रतिबंधित हो गया, पाई बॉन्ड के सापेक्ष इसको माने गया, इसका मतलब इसमें रोटेशन नहीं होने देगा। ठीक है, इसकी बात करेंगे। एक कील को आपने स्थिर किया इसी को, और अब इस आपने गत्ते को घुमाना प्रारंभ किया, तो गत्ता आपका क्या हो जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है, जबकि यहाँ पर रोटेशन है पॉसिबल नहीं है। इसको एक प्रयोग से समझते हैं, देखना। ये मेरे पास में कोई एक ये कार्डबोर्ड है, मान के चलो ऊपर और नीचे, तो मैंने क्या की, यहाँ पर कोई कील लगाई, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड है। अब देखो इस कील को मैंने से रखा, इसको स्टार्ट किया, घुमाना प्रारंभ किया, समझ गए? तो आसानी से ये घूम सकता है। आई बात समझ में? इसको बोला जाता है संद्रपण समायोगी, यानी सिग्मा बॉन्ड के कारण इसमें रोटेशन हो रहा है। अब देखो मैंने क्या किया, यहां एक कील और लगा दी, ये दो कील ली मैंने, एक कील यहां लगाई मैंने, और एक कील मैंने क्या की, यहां लगाई। समझ गए मेरी बात को? ये दो कील लगा दी मैंने ऐसे। अब देखो मैंने क्या किया, इस एक कील को स्थिर पकड़ दिया। अब बताओ मैं इसको घुमाऊंगा तो यहाँ पर पॉसिबल है क्या, रोटेशन पॉसिबल है क्या? रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब पाई बॉन्ड यहां से क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। बस यही चीज है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। देखिए शायद आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, एक्चुअल में ऐसे यौगिक होता है जिनमें पाया जाता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब हो गया जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन आपको देखने को मिलता है, और जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है तो उसके कारण जो आपके परमाणु है, आपके अणु है या समूह है, उनका भिन्न भिन्न विन्यास प्राप्त होता है। इन्हें आप बोलते हो ज्यामितीय समायोगी, और इस समयोता को आप क्या बोलते हो, ज्यामितीय समायोता। देखिए बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, यानी किसके कारण हुआ। मैं बार बार वही लाइन बोल रहा हूं, प्रतिबंधित घूर्णन के कारण क्या देखने को मिलेगा आपको, प्रतिबंधित घूर्णन के कारण आपको देखने को मिलता है इसमें जो आपके अणु है, एटम्स है, मॉलिक्यूल है और उनके समूह है, उनके जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं या उनका जो विन्यास होता है, वो विन्यास आपको भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। और भिन्न भिन्न प्राप्त होता है उन्हें आप बोलते हो ज्यामितीय समावेगी, और इस परिघटना को बोला जाता है ज्यामितीय समावेयता। अब बात करते हैं ज्यामितीय समावेयता किन किन में देखने को मिलती है मुख्य रूप से। तो ये आपको प्रेजेंट मिलेगी, देखने को मिलेगी एक तो एल्कीन में, क्योंकि वहां पर कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। एक आपको देखने को मिलेगी ऑक्साइन में, यहां पर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा। इसके अलावा ऑक्साइन में अपने को देखने को मिलेगी, ऑक्साइन आप जानते हो क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन के मध्य यहां आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तीसरी अपन इसमें बात करेंगे जो एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं,
पढ़ रखा है आपने हाइड्रोकार्बन में एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के कारण रोटेशन नहीं हो पाता है, इसी कारण वहां पर क्या होता है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर जैसे ये एलिसाइक्लिक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, एक प्लेन है, तल है, इसके कारण रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है, अब रोटेशन नहीं हो पाएगा। समझ गए मेरी बात को, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। अगली बात करेंगे अपन इसमें एजो कंपाउंड्स की। एजो यौगिकों में एजो यौगिक वो होते हैं जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, और एक अपन निर्धारित करेंगे इजेड नोमेनक्लेचर द्वारा, इजेड नोमेनक्लेचर द्वारा। तो बात करेंगे तो आरबीएससी आपका जो बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, इसमें वो चीज आपको यहां नहीं दे रखी, बाकी चीजें दे रखी है, एजो कंपाउंड में नहीं दे रखा है, लेकिन अपन इनमें पढ़ेंगे। इजेड नोमेनक्लेचर है वो भी आपको मैं बता दूंगा। समझ गए, अपने को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट करना है, यहां पर किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। अब बात करते हैं एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। देखना, एल्कीन में बात करेंगे अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, तो हेडिंग लगाइए एल्कीन में ज्यामिति समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। देखना, बात करने जा रहा हूं सबसे पहले आपका जो एल्कीन होता है उसमें। देखो एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य आपको देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड, ठीक है। इससे पहले एक आपको कंडीशन याद रखना है, उससे पहले आपसे पूछे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए क्या कंडीशन है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है खूब बार, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं कंडीशंस फॉर जीआई। अब शॉर्ट में ध्यान रखना है, जिसको जीआई ही बोलता रहूंगा। कंडीशंस फॉर जीआई यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए क्या शर्तें हैं, सबसे पहले डबल बॉन्ड होना चाहिए, और वो डबल बॉन्ड कैसा होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए उसमें। मीन्स क्या हुआ आपका, एक द्विबंध युक्त, यहां लिख रहा हूं मैं द्विबंध युक्त प्रतिबंधित होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए या प्रतिबंधित घूर्णन उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी अपन बात करेंगे यहां, जो आपका कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड जुड़ा रहता है, इसका मतलब जो कार्बन होता है एक ही कार्बन पर समान परमाणु या समूह है उपस्थित नहीं होनी चाहिए। तो यहां लिख देता हूं मैं डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स प्रेजेंट ईच कार्बन एटम। मीन्स क्या हुआ, यानी कि एक ही कार्बन है, यदि उस पर समान समूह आ जाते हैं तो उसके कारण विन्यास वही प्राप्त हो जाता है, वहां पर वो जीआई आपको नहीं दर्शाएगा। चलिए, ये तो होगी आपकी कंडीशंस। अब अपन बात करने जा रहे हैं एल्कीन में कैसे आपको देखने को मिलता है उसकी। देखना, यहां पर देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपने पढ़ रखा है सिस और ट्रांस। ये यहां पर ए है, ये यहां पर ए है, ये कोई बी एटम लगा हुआ है, ये यहां पर कोई बी एटम या ग्रुप लगा हुआ है। तो आपने देखा एक ही कार्बन पर दो असमान परमाणु उपस्थित है, समान नहीं है, इधर भी एक ही कार्बन पर दो असमान परमाणु है, इसका मतलब जीआई देगा। और देखना, यदि इस प्लेन के सापेक्ष समान समूह है एक ही ओर हो तो उसको बोला जाता है सिस, और इसको आप बोलते हो समपक्ष। और इसके सापेक्ष भी देखेंगे तो आप क्या करोगे, यदि आपके समान समूह है एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो उसको बोला जाता है ट्रांस या क्या, विपक्ष। शायद यहां तक किसी प्रकार की आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए आगे, इसका मीन्स ये हुआ, ये ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे है, ध्यान रखना, ये क्या है, प्लेन में है, प्लेन, ये प्लेन दिख गया आपको, आई बात समझ में। तो यहां पर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसे देखना
यहाँ क्या उपस्थित है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यही क्या है, प्लेन में आपके दो एटम जुड़े हुए हैं ए, और यही क्या जुड़े हुए है, बी जुड़े हुए। ऐसे नहीं कि ऊपर है और नीचे है, ये मत देखना। इमेजिन करना है आपको, यहाँ आपका क्या है, पाई बॉन्ड है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, दो एटम जैसे ए जुड़े हुए और ये, तो बताओ आप, ये एक प्लेन हो गया ना, पूरा एक प्लेन में उपस्थित है। इस बात को आप ध्यान में रखना। तो आप समझ गए किस प्रकार ये प्लेन में होते हैं। यही होते हैं आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एल्किन की बात करेंगे तो आपको दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक आपका हो गया सिस और एक आपका क्या हो गया, ट्रांस। चलिए अब कुछ एग्जांपल करते हैं इसकी। आपको बताना है 1,2 डाइक्लोरो एथीन में। वीडियो को पॉज कीजिए और मेरे को इसके स्ट्रक्चर बनाइए सबसे पहले, और फिर आपको सिर्फ ट्रांस बताना उसमें। चलिए देखना, 1,2 डाइक्लोरोएथीन। सबसे पहले एथीन का मतलब है ये हो गया। अब यहां Cl होगा, ये Cl होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, बन गया। देखो 1,2 डाइक्लोरोएथीन। अब इसके बनाते अपन सिस और ट्रांस। कार्बन कार्बन के मध्य यहाँ हो गया द्विबंध हो गया। चलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका H होगा, यहाँ क्या होगा, H होगा, यहाँ क्या होगा, Cl, यहाँ क्या हो गया आपका Cl। ये बात आप समझ गए। इसी को आप क्या बोलोगे, सिस बोलोगे। और यदि इसका आप बनाना चाहोगे ट्रांस तो हाइड्रोजन और ये क्लोरीन एटम एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, और इसको आप क्या बोल दोगे, ट्रांस। ठीक है। यदि आपसे मैं बात करूं ब्यूटटूइन, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, ब्यूटटूइन। इसमें बताइए, बता दोगे ब्यूटटूइन, इसका मतलब आप बनाओगे तो ये बनता है, ये होता है ब्यूटटूइन। इसमें आपको सिस बनाओगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ CH3 यानी मिथाइल समूह एक और होंगे, यहाँ आपके हाइड्रोजन होंगे, यहाँ आपका हाइड्रोजन होगा, ये हो गया आपका सिस। और अब बनाना चाहोगे यदि आप ट्रांस, तो ट्रांस बना सकते हो आराम से, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये H, यहाँ H, और ये CH3, और ये यहाँ आपका हो गया CH3। ये आपका क्या बन गया, ट्रांस या विपक्ष। यहां तक आपके साइड कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आगे आइए, अब बात करते हैं आगे। एक एसिड होता है जिसको बोला जाता है मैलेइक एसिड, और एक होता है आपका फ्यूमेरिक एसिड। इनमें बात करने जा रहे हैं अपन सिस और ट्रांस। देखिए क्या होता है। देखो ये कार्बन कार्बन के मध्य यहां डबल बॉन्ड है, इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यदि यहां पर इस कार्बन पे यहां पर कार्बोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिल समूह है, यहां H होगा, और यहां क्या होगा आपका कोई H होगा, मतलब हो गया हाइड्रोजन होगा, ठीक है। चलिए इसको बोलोगे आप, ये सिस है और इसका नाम होता है मैलेइक अम्ल। आई बात समझ में। चलिए इसका ट्रांस बना दोगे और उस ट्रांस को बोल देते हैं फ्यूमेरिक अम्ल। ट्रांस बनाएंगे तो यहां पर COH ग्रुप है, यानी कार्बोक्सिलिक समूह है, वो एक दूसरे के एंटी होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, और इसको आप क्या बोल दोगे, ट्रांस बोल दोगे। और ये जो ट्रांस होता है इसको बोला जाता है फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमेरिक। ये चीज आप समझ रहे होंगे शायद। चलिए अब देखो, आपसे सीधा आईपीसी नाम दे दिया और फिर आपसे स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 4 का मतलब क्या हो गया, ब्यूट, 2 3 ब्यूटटूइन हो गया, और 1 पे और 4 पे क्या लगे हुए, ओइक अम्ल, तो 1,4 डाइओइक एसिड। कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि इसमें आपको बताना है, इसके आइसोमर्स बताने हैं, इसके समावेगी बताने हैं, तो आप बता सकते हो। इसमें आपका बनेगा एक तो सिस बनेगा जिसको आप बोलते हैं मैलिक एसिड, और ट्रांस वाले को क्या बोला जाता है, फ्यूमेरिक एसिड बोला जाता है। एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी थी, वो बात क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लेना चाहिए, आप नोट में लिख लेना, उसको देखना क्या होता है।
नोट लगा कि यदि एक ही कार्बन पर समान समूह है या प्रतिस्थापी आ जाए तो वो जीआई आपका नहीं दर्शाता है। मैं लिख देता हूं लाइन को, यदि एक ही कार्बन है और उस कार्बन पर सेम एटम्स की बात कर लो, चाहे सबस्टिट्यूटेंट की बात कर लो, आप प्रतिस्थापियों की बात कर लो, चाहे आप ग्रुप्स की बात कर लो, यदि वो प्रेजेंट है इसका मतलब वो जीआई आपका नहीं देता है। आपसे पूछा जा सकता है और जेई और नेट में जैसे क्वेश्चन आते रहते हैं, आपसे इनमें से पूछ लेता है इनमें से कौन सा जीआई देगा, कौन सा जीआई नहीं देगा, आपको दिए जाएंगे ऑप्शन, फिर बताना होता है। चलिए, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये अक्ष और ये अक्ष, और यहाँ क्या है, कोई वाई है और यहाँ क्या है जेड। चलिए बताइए मेरे को, ये जीआई देगा क्या, ये जीआई नहीं देगा, क्योंकि देखो एक ही कार्बन पर दो समान एटम आ गए। अब जब आप इसका विन्यास देखो, उसको चेंज करोगे मान लो, तो वही स्थिति वापस प्राप्त हो जाएगी, जो मूल यौगिक होगा आपका वही प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये आपको जीआई नहीं देता है। चलिए इसी प्रकार यहाँ पे अक्ष लगाओ, यहाँ अक्ष, यहाँ अक्ष, और यहाँ क्या लगा हुआ हो, कोई आपका जेड लगा हो। बताइए मेरे को ये जीआई देगा बाहर, देखो इस पर दो समान समूह आ गए और ये आ गए, इसका मतलब ये भी आपको जीआई यहां नहीं देगा। इसमें बताना ये आपको जीआई देगा क्या, यहां भी क्या कंडीशन बन रही है, एक ही कार्बन पर दो समान समूह उपस्थित है, इसलिए ये भी क्या होगा, जीआई नहीं देता है। आई बात समझ में। चलिए ये पढ़ने बात की जीआई किसमें, एल्कीन में। अब हम बात करेंगे जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑक्साइन में। देखना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन ऑक्साइन की बात करेंगे, तो यहां लिख देता हूं मैं ऑक्साइन, इसको बोला जाता है ऑक्जिम। और आपने पढ़ रखा होगा बायोमोलिक्यूल, वहां मैंने आपको बता रखा है कि ऑक्जिम की फॉर्मेशन कैसे होती है, ऑक्जिम का निर्माण कैसे होता है। क्या करते हैं, कोई कार्बोनिल यौगिक होता है, चाहे एल्डिहाइड मान लो, चाहे आप मान सकते हो कीटोन, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई NH2OH, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिल। इस हाइड्रोक्सिल एमिन के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो यहां से H2 बाहर निकल जाता है, किसी बेस की प्रेजेंस में हो सकती है रिएक्शन है। अब क्या आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। समझ गए। अब इस नाइट्रोजन पे क्या उपस्थित है आपका, कोई लोन पेयर उपस्थित है, और इसी को आप बोलते हो ऑक्साइन या ऑक्जिम जिसको कहते हो। चलिए इसके बनाते हैं अपने आइसोमर्स। तो ऑक्साइन में आपने को देखने को मिलता है एक तो सिन और एक होता है आपका एंटी। सिन का मतलब इसको बोलोगे समय और इसको बोलोगे आप प्रति। इसका मतलब आप इसको लाइक मानोगे सिस के समान, और इसको क्या मानोगे, ट्रांस के समान। यहां पर है कार्बन तथा नाइट्रोजन के मध्य डबल बॉन्ड है, यहां आपका OH है। आई बात समझ में, ठीक है। यहां पर मैंने मान लो कोई लगा दिया H, और यहां पर क्या लगा दिया मैंने, कोई एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और यहां मैंने, अब आपको पता है यहां इस नाइट्रोजन पे क्या होगा, एक लोन। अब देखना, यदि H और आपकी OH सेम साइड हो तो उसको आप क्या बोलते हो, सिन। और यदि वो एक दूसरे के विपरीत साइड हो तो उसको आप क्या बोलोगे, एंटी बोलोगे। एंटी का मतलब हो गया विपरीत दिशा में हो या विपरीत रखो। चलो H और OH की स्थिति आपने देखी, एक ही ओर है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका सिन। अब देखना ये CH3, आई बात समझ में, और ये CH3 है, इस CH3 का मतलब ये आपका है ऑक्साइन। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन दिख रहा है, ऑक्साइन दिख रहा है। यहां पे मैंने क्या किया, ये CH3 लगाया, यहां मैंने क्या किया,
H लगाया। बताओ एसिड एल्डिहाइड बना या नहीं बना? बन गया। इसको आप बोल सकते हो एसिड एल्डिहाइड, क्योंकि ये एल्डिहाइड है। तो बताओ इसको ऐसे बोल सकते हो कि आप एसिड एल्डोक्सिम बोला जा सकता है क्या? यदि यहां CH3 हो और यदि यहां H हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो CH3H कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, आपका लोन पेयर है और आपका ये OH है, तो ये सिन हो गया। अब सिन का मतलब H और OH आपके एक तरफ है, समान दिशा में है। आगे क्या निकलोगे उसका नाम लिख दोगे एसिड एल्डोक्सिम। कोई प्रकार की समस्या शायद आपकी नहीं, ठीक है। H और OH आपके एक दूसरे के एंटी होंगे, विपरीत होंगे, तो उसको आप क्या बोल देते हो? एंटी बोल देते हो। यहां देखना CH3C डबल बॉन्ड N, ये आपका OH इधर आ गया, यहां क्या है आपका लोन पेयर है और यहां क्या आपका H है। तो देखना H और आपका OH एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, इसलिए इसको क्या बोलोगे आप? एंटी। और आगे नाम लिख दोगे एंटी क्या? एसिड एल्डोक्साइन, एसिड एल्डोक्साइन। आगे देखिए, अब मैंने क्या किया यहां पर CH3 लगाया है यहां पर, मान लो तो वहां CH3 हो जाएगा और CH3 और CH3 एक कार्बन पे समान नहीं हो सकते। देखो यदि मैं यहां CH3 लगाऊंगा तो यहां CH3 होगा, तो बताओ एक कार्बन पर दो समान समूह आ गए तो कीटोक्साइड नहीं बनेगा ना, कीटोन से कीटोक्साइड नहीं बनेगा। तो यहां क्या लगा दूंगा मैं? CH2 CH3 लगा सकता हूं, इसका मतलब C2H5 लगा सकता हूं यहां पर। अब आप बना सकते हो उसका कीटोक्साइड, क्यों? तो एल्डिहाइड ग्रुप था HCl जिसको आप बोलते हो, और यहां बन जाएगा क्या? यहां मैंने लगा दिया CH2 CH3 यानी CH3 का मतलब C2H5, और इसी को आप क्या बोल देते हो? ये जो ऑक्साइड है कीटो। चलिए देखना, यहां एक तरफ CH3 है, इसका मतलब आपका एक तरफ क्या होगा? ये CH3 हो गया, एक तरफ क्या होगा आपका? हो जाएगा C2H5। अब यदि इसमें देखना है तो आपको छोटा ग्रुप देखना पड़ेगा। यदि OH के साथ छोटा ग्रुप एक तरफ, उसको क्या बोलोगे? सिन, और इसको क्या लिख दोगे आप? कीटो ऑक्साइड। आई बात समझ में? इसको इधर लिख लेते हैं लोन पेयर को, ये लोन पेयर हो गया, यहाँ OH। देखो छोटे ग्रुप एक तरफ है, यहाँ क्या आएगा आपका? C2H5। इसको क्या बोल दोगे? एंटी कीटोक्साइड। डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर जो अगला कंपाउंड था यहां पर, आई बात समझ में? इसी को मैं क्या करता हूं, यहां C6H5 लगाता हूं, यहां लगाता हूं मैं कोई एक हाइड्रोजन। आई बात समझ में? इधर भी क्या किया मैंने? एक हाइड्रोजन लगाया और यहां क्या लगाया? C6H5 लगाया। इसको बोला जाता है, ये जो दिख रहा है आपको C6H5 फेनिल समूह, इसको बोल सकते हो आप। यहां पर आप लगा सकते हो ऐसे C6H5, यहां क्या हो गया आपका? H हो गया, ठीक है। H और एक OH एक दूसरे के क्या होंगे? एंटी होंगे। यहां क्या लगा दोगे आप? इसका मतलब इसको इधर कर दो आप लोन पेयर को, और आपका इधर आ जाएगा C6H5 और यहां आ जाएगा आपका, ऐसे करते इसको, H आएगा, ये OH आएगा और यहां क्या आपका? C6H5। बताओ ये एंटी हुआ नहीं हुआ? ये तो हुआ सिन, और ये कौन सा हो गया आपका? एंटी हो गया। समझ गए मेरी बात को? देखना H OH एक साइड में, सिन OH, और ये एसिटोफिनोन होता है, ध्यान रखना मेरी बात को। इसको क्या बोला जाता है? एसिटोफिनोन। तो सिन एसिटोफिनोन बोल दो इसको, या एसिटोफिनोन ऑक्साइड बोल सकते हो। और वो भी क्या है? एसिटोफिनोन जानते हो ना क्या होता है? बेंजीन रिंग CO CH। तो यहां पर अपने लगाया क्या है? N तो लगाया ना। देखो ये क्या करोगे? बेंजीन रिंग, फिर क्या है? यानी फेनिल समूह, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब यहां पर आप CH3 भी ऐड कर सकते हो, तो वो एसिटोफिनोन बन जाएगा फिर आपका। समझ गए मेरी बात को? तो उसको एसिटोफिनोन बोल सकते हो। अब बोल सकते हो इसको CH3 और ये CH3, ये क्या हो गया? सिन
इसको बोला जाता है सिन एसिटोफिनोन ऑक्साइड। यहां क्या देखना है, ये CH3 और OH सेम साइड है, और यहां बोल दोगे आप एंटी, यानी ये और ये एक दूसरे के विपरीत है, एंटी एसिटोफिनोन ऑक्साइड। आई बात समझ में? CH3 हो तो उसे क्या बोलोगे, एसिटोफिनोन बोलोगे, और वो आपका क्या होता है फिर C6H5 होता है, वो फेनिल होता है, ठीक है। वहां पर जो हाइड्रोजन होता है, एसिटोफिनोन में क्या होता है, ये होता है आपका एसिटोफिनोन। आई बात समझ में? चलिए, ये अपन ने बात की किसमें, ऑक्साइम है उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बात करते हैं एजो कंपाउंड्स में और एलिसाइक्लिक में। देखिए एजो कंपाउंड्स में क्या होगा, आपके जो एजो कंपाउंड होते हैं उनमें जीआई कैसे पता करते हैं। इसके लिए भी आपको जो एजो कंपाउंड होते हैं उनमें अपने को देखना पड़ता है, क्या सिस और ट्रांस देख सकते हो, और वहां भी आप सिन और एंटी देख सकते हो। कुछ नहीं करना, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य होता है डबल बॉन्ड, और यहां क्या होता है, इस पर एक लोन पेयर होता है, ऐसे, ठीक है। नाइट्रोजन के मध्य डबल बॉन्ड हो गया, यहां आपका लोन पेयर हो गया, इधर आपका लोन पेयर हो गया, यहां आपका क्या उपस्थित है, कोई C6H5 उपस्थित है, और यहां क्या उपस्थित है, C6H5। तो ये सिन हो सकता है समान समूह। इसी प्रकार समान समूह है एक दूसरे के यदि विपरीत हो तो उसको आप क्या बोल सकते हो, एंटी बोला जा सकता है। इसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन के मध्य डबल बॉन्ड है, इसका मतलब पाई बॉन्ड हो गया। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको देखने को मिलती है, प्रतिबंधित घूर्णन आपको देखने को मिलेगा। ये होते हैं आपके एजो कंपाउंड, इनमें मिलेगा। चलिए फिर अपन बात करते हैं एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसका मतलब आपके साइक्लोएल्केन है, उनके जितने भी डेरिवेटिव होते हैं, उनके जितने भी प्रतिस्थापी होते हैं, उन सबको अपन बोलते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। उसमें भी एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये एलिसाइक्लिक यौगिक है, ये आपका अब दो बॉन्ड आ गए, इधर आ गए, एक सिग्मा बॉन्ड आ गया। इसका मतलब है यहां पर देखो, जैसे CH3 है, यहाँ H है, इधर आपका CH3 है, इधर आपका H है, तो यहां पर ये क्या हो गया, आपका कोई एक प्लेन हो गया ये, और इस प्लेन के अकॉर्डिंग जब आप देखते हो तो देखो CH3 आपके इस प्लेन में ऐसे ऊपर की ओर है, और बाकी क्या है, हाइड्रोजन नीचे की ओर है। तो इस प्लेन में जब आप देखते हो तो ये जो CH3 समूह ऊपर की ओर है, आई बात समझ में, इसको बोला जाता है सिस, और उसको आप क्या बोल देते हो, ट्रांस बोल देते हो। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपके नहीं है। तो देखो इसको आप बोला जा सकता है डाई मेथाइल साइक्लो है प्रोपेन, ये क्या हो गया, इसको बोलोगे सिस डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन बोला जा सकता है। इसका आपको बनाना है ट्रांस डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो जो आपके मिथाइल ग्रुप होंगे उसको आपको क्या करना है, एक दूसरे के एंटी में लेना पड़ेगा, यानी यहां होगा CH3 प्लेन पर और ये प्लेन में एंटी में होगा, यहां आपका हाइड्रोजन होगा और यहां आपका क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। इसको आप क्या बोल दोगे, ट्रांस, क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। आई बात समझ में। चलिए आपसे पूछे 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, तो बनाइए उसमें। आपसे क्वेश्चन है 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, इसके सिस और ट्रांस आइसोमर बनाइए। वीडियो को पूछ गए और बनाइए। बना लिया।
चलिए देखिए, सबसे पहले क्या बनाओगे, एक साइक्लोरिंग बनाओगे, इसका मतलब ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन होंगे इसमें, 4 कार्बन हो गए। थोड़ा ऐसे बना लेता हूं ताकि आपको प्लेन में दिखे, हो गई, ठीक है। अब देखना, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो का मतलब एक क्लोर यहां होगा क्लोरो, एक क्लोरो आपका यहां होगा, ठीक है। यहां क्या होगा आपका हाइड्रोजन, यहां क्या होगा हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूटेन हो गया। अब देखो ये मतलब है ऐसे प्लेन में लाई कर रहे हैं, आई बात समझ में, Cl ऊपर की ओर और ये H नीचे की ओर, ऐसे नहीं है, ऐसे है, यहां आपके Cl लगी हुई है, Cl एटम्स एक प्लेन में, और यहां क्या लगी हुई है आपके हाइड्रोजन लगी हुई है, ध्यान रखना ऐसे है, इसी प्लेन में आपके Cl लगी हुई है, तो प्लेन में इसके थोड़े ऊपर, और यहां क्या लगी हुई है आपके हाइड्रोजन लगी हुई, आई बात समझ में, ठीक है। अब क्या करोगे, यहां क्या लिख दोगे, सिस हो गया, सिस के साथ इसका नाम लिख दोगे 1,3 डाइक्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। और यदि आपको बनाना है क्या, ट्रांस बनाना है इसका, तो ट्रांस में क्या होगा, जो एटम्स वगैरह होंगे आप उनको एक दूसरे के अपोजिट ले लेते हो, यहां पर यहां Cl होगा, यहां आपका Cl एटम होगा, यहां H और यहां क्या होगा आपका H, यहां आपने क्या लिखोगे ट्रांस, और ये आप नाम वहां पर ऐड कर दोगे। ये चीज समझ गए मेरी बात को, चलिए अब बात करते हैं, एक और बनाओ, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लो, ये हो गया, तो इसको बना लो आप पेंटेन, इसमें बनाओ, देखिए वीडियो को पूछ करो, और 1,3 नहीं होगा अपना 1,2 इसको मानते हैं, बना लोगे, बनाइए 1,2 डाई मिथाइल बनाओ, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, वीडियो को पूछ कीजिए और इसके आप सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाइए। बना लिया है तो देखिए इधर, चलिए देखना, सबसे पहले क्या बनाते हो, साइक्लो बनाते हो, पेंटेन, इसका मतलब पेंटेन का मींस हुआ 5 कार्बन की रिंग है, तो कैसे बनाओगे, ये 5 मेंबर्ड एक रिंग बनाई आपने, एक साइक्लिक बनाया, इसका मतलब साइक्लो हो गया, पेंटेन 5 होगी, साइक्लोपेंटेन बन गई। 1 और 2 पे क्या लगे हुई है, 2 मिथाइल समूह लगे हुए हैं। अब यहां देखो, मैं यहां भी लगा सकता हूं और यहां भी लगा सकता हूं, इसका मतलब यहां लगाना पड़ेगा 1 और 2 पे, आई बात समझ में, आपसे पूछ ले, देखो एक यहां और एक यहां भी पोजीशन हो सकती है, तो उसका नाम अलग हो जाएगा। अब देखो डाई मिथाइल, यहां CH3 होगा, यहां CH3 होगा, यहां H होगा, यहां आपका क्या होगा H होगा, क्या बोलोगे इसको, सिस, यानी प्लेन के एक ही और CH3 समूह है, इसको बोल दोगे सिस, फिर आगे नाम लिख दोगे 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इसका नाम लिख देना, आगे कंपाउंड का जो नेम है वो लिख दोगे। इसी प्रकार इसका यदि आप ट्रांस बनाना चाहो तो आराम से ट्रांस बना सकते हो, बिल्कुल इजी प्रोसेस है, कुछ नहीं है, इसी का आप ट्रांस बना सकते हो। यहां जो मिथाइल समूह है और यहां मिथाइल समूह आपकी, यहां आपका हाइड्रोजन एटम, यहां आपका हाइड्रोजन एटम, यहां ये आपका क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर है, और इसका फिर आप क्या लिख दोगे, इस कंपाउंड का नाम। तो ये 3 चीज हो गई अपने पास में, अपन ने एल्कीन में पढ़ लिया, इसके अलावा ऑक्साइन में पढ़ लिया अपन ने, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड में, और एजो कंपाउंड में पढ़ लिया। एक होता है EZ नोमेनक्लेचर के द्वारा निर्धारण करना, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर बना दूंगा, किस प्रकार EZ नोमेनक्लेचर के द्वारा आप करते हो निर्धारित। बाकी एक बार आप ध्यान देने के लिए ध्यान में रखना, क्योंकि आपके आरबीसी बोर्ड की बात करें, CBSE बोर्ड में ये चीज नहीं है, EZ नोमेनक्लेचर नहीं है, हाँ कंपटीशन में आता है तो उसके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा आपके लिए। चलिए बाकी एक बार बता देता हूं, EZ nomenclature of
जी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उनके लिए EZ नामकरण, ध्यान रखना। ई का मतलब होता है एंटीजन और जी का मतलब होता है जुस्साम। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है ई का मतलब क्या लिखोगे, इनेमी। इनेमी का मतलब है, इसे ध्यान रखना, ई का मतलब, इसे याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है। ई का मतलब इनेमी, इनेमी मतलब शत्रु होते हैं, इसका मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, और विपरीत होते हैं इसका मतलब एंटी। तो उसके लिए वर्ड काम में क्या लोगे, ई, नामकरण करोगे तो ई, तो वो क्या हो जाएगा आपका ई एल्कीन। चलिए बात करते हैं जेड, जुसामेन। जेड का मतलब होता है सेम सेम, तो सेम साइडोस के लिए क्या लोगे काम में, जेड। ये कंडीशन कब बनती है, ये नामकरण कब किया जाता है, ये तब किया जाता है जब आपको यहां पर डिफरेंट एटम देखने को मिले। आई बात समझ में। देखो अब यहां आप सिस और ट्रांस नहीं बता सकते, नहीं आप ऑक्साइन बता सकते हैं यहां पर। चलिए अब यहां पर इसका नामकरण होगा वो किससे द्वारा किया जाएगा, EZ नोमेनक्लेचर द्वारा किया जाएगा। और वो कैसे किया जाएगा, तो देखिए C डबल बॉन्ड C, यहां पर कोई अक्स लगा हुआ है और यहां Y लगा हुआ है, इधर आपका W लगा हुआ है और यहां क्या लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है, जो एटॉमिक नंबर मान लो, चाहिए आप कई बुक्स में आपको एटॉमिक नंबर मिलेगा, परमाणु क्रमांक, उसके आधार पर देखना है। और कई जगह आपको देखने को मिलेगा एटॉमिक वेट, परमाणु भार देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हमेशा एटॉमिक वेट देखना। तो जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा, एटॉमिक वेट जिसका ज्यादा होगा उसको अपन क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी को प्राथमिकता देंगे। अब देखो मैंने माना कि ये है हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप और ये आपका क्या है, इधर है हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। और किसके आधार पर है ये, एटॉमिक वेट के आधार पर है, परमाणु भार के आधार पर। देखो इधर जब समान तरह पे आपके उच्च प्राथमिकता वाले समूह उपस्थित हो तो उसको आप क्या बोलोगे, जेड। सेम साइड है, इसको क्या बोल दोगे, जेड एल्कीन। क्लियर है। और यदि आपके जैसे ये हो, मान के चलना है आपको W एक्स, ये Y और ये इधर आपका क्या हो, जेड। डिफरेंट एटम है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप HPG और इधर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। यदि आपके एक दूसरे के विपरीत साइड में होते हैं तो उसको आप क्या बोलते हो, ई एल्कीन कहते हो। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर जैसे आइसोटोप आते हैं उनके लिए अलग रूल आ जाता है। फिर यदि आप उस पर डिफरेंट एटम्स जुड़े हुए होते हैं तो अलग रूल होता है उसका, है ना। तो रूल वाइज अपन पढ़ लेंगे उसको आगे। बाकी एक बार और समझ लो आप एक एग्जांपल के द्वारा। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन है, यहां फ्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, यहां ब्रोमीन है, यहां आपका क्या है, आयोडीन है। चलिए अब देखना, यहां मैंने देखना है नोमेनक्लेचर किसका, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप आ गए तो आप सिस ट्रांस कर नहीं सकते उसमें। अब नोमेनक्लेचर किसके द्वारा करोगे आप, EZ नोमेनक्लेचर द्वारा नोमेनक्लेचर करोगे। करना है नामकरण करोगे तो मैंने बोला था एटॉमिक वेट देखना है, तो आप जाते हो तो FCl Bri, इसका मतलब एटॉमिक वेट इसका आता है, सबसे ज्यादा फिर इसका आता है। तो यहां पर है Br और इधर आपका I। बताओ सेम ग्रुप इस डबल बॉन्ड के सापेक्ष एक की तरफ लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेम साइड, इसका मतलब इसको क्या बोलोगे, जेड एल्कीन बोल दोगे। यदि बात करूं मैं इस एल्कीन की तो क्या करूंगा, इसको यहां मैंने Br लिया, यहां मैंने I लिया, या F लिया और यहां मैंने क्या लिया, Ca लिया। चलिए देखना यहां पर Br और I आपके यानी ब्रोमीन और जो आयोडीन है वो एक दूसरे के एंटी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और अधिकतम दूरी पर। इसका मतलब ये क्या आपके यहां आप एक चीज देखोगे, प्रायोरिटी है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है एटॉमिक वेट के आधार पर, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है एटॉमिक वेट के आधार पर। देखा आपने। चलिए ये देखने पर आपने क्या पाया, आपने ये पाया कि एक दूसरे के एंटी है। एंटी का मतलब क्या बोल दोगे, इसको ई एल्कीन बोल दोगे। आई बात समझ में, इसको बोलोगे आप ई एल्कीन। अब देखो एक क्वेश्चन आरबीएससी बोर्ड में पूछा हुआ है और डीएससी लेवल पर भी
वहां से क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। इसके अलावा आपकी जो जेई है और नीट वगैरह है उसमें भी क्वेश्चन वो पुटअप किया हुआ है। क्वेश्चन क्या था, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। देखना क्वेश्चन ये था, आपका जो एल्काइन होता है इसका मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इस एल्काइन में पाया जाता है प्रतिबंधित घूर्णन। प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है। अब आपको बताना है कि यह जीआई देगा या जीआई नहीं देगा। क्वेश्चन क्या था, ये था, क्या एल्काइन ज्यामितीय समावेवता दर्शाता है? यदि दर्शाता है तो क्यों, और यदि नहीं दर्शाता है तो क्यों? दोनों के रीजन बताएंगे। चलिए, क्योंकि प्रतिबंधित घूर्णन पाए जाने के बाद में ऐसी कंडीशन क्या बन गई, तो आप बता देना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन sp, यहां हाइब्रिडाइजेशन है sp, एक सिग्मा 2 पाई। आप देखिए, शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे। क्या देखा आपने, देखो यहां पर 3 तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे, एक बॉन्ड बनाने के लिए आप यहां पर क्या लगा सकते हो, केवल एक प्रतिस्थापी लगा सकते हो। अब आप इसको सिस और ट्रांस में विभेदित नहीं कर सकते। इसका मतलब कर सकते हो क्या, कैसे बनाओ, किसी रूप से बनाओ, बताओ, देखिए कर सकते हो क्या, क्योंकि इसके पास लॉन्ग वेव वगैरह होती तो हम बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर बताने की संभावना नहीं है। यदि यहाँ पर मैं CH3 लगाता तो भी आप नहीं बता पाते। इसका मतलब इसमें प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है, लेकिन यह जीआई नहीं दर्शाता है। इसका कारण क्या होगा, क्योंकि देखो ट्रिपल बंधयुक्त कार्बन से यदि कोई समूह जुड़ेगा तो वो केवल एक ही एटम तक जुड़ सकता है दोनों तरफ पे, जिसके कारण इसके सिस और ट्रांस आइसोमर पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। ये अपन ने आज बात की दोस्तों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में, एल्कीन में, ऑक्साइन में, इसके अलावा आपके एजो कंपाउंड है और एलिसाइक्लिक और लास्ट में इजेड नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्लास अपन पढ़ेंगे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, और किसी भी जो कंपाउंड है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उसके कैलकुलेशन कैसे करते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने यार दोस्तों में इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल आइकन को दबाइए और अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।